हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस। ठीक है। तो मैट्रिसेस में क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए आपके पास, आपने शायद एक्सेल वगैरह यूज किया होगा, है ना। मोबाइल में आपके पास होगा या लैपटॉप में कभी यूज किया होगा। तो जब आप स्प्रेडशीट खोलते हो तो वहां पे आपको सेम इसी टाइप का पिक्चर या उसका विंडोज दिखाई पड़ता है ना। जो उसका आउटलुक है बाहर का, वो आपको इसी टाइप का दिखाई पड़ेगा। कुछ वर्टिकल्स लाइंस होती है ना, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। और इसके बेसिस पे ये आपको बीच में एक स्क्वायर टाइप का टर्म दिखता है ना। स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी फॉर्म बन रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बनती है ना। और ऐसे आपके पास बहुत सारे इस तरफ जाते रहते हैं, और ऐसे ही बहुत बड़ा शीट एक आपके पास जनरेट होता है कि नहीं। अब इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम, अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट में टाइप कर सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे आपको जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, उन सारे बॉक्सेस में हम कुछ भी चीजों को टाइप कर सकते हैं, या कुछ भी पिक्चर वगैरह या कुछ तुम इसमें यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। ये एक एक तरीके से स्पेस की तरह वर्क करता है ना। तो ये अपने आप में कंप्लीटली स्पेस है। मैट्रिसेस भी सेम इसी टाइप से वर्क करता है। ठीक है। वहां पे एक्सेल में, स्प्रेडशीट में आप देखोगे कि ऊपर में यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं, है ना, 1 2 3 4। और वैसे ही यहाँ पे भी नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इस नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई तुम्हें पर्टिकुलर बॉक्स पे पहुंचना है, जैसे मुझे इस बॉक्स पे पहुंचना है। ठीक है। तो इस बॉक्स के लिए आपको इस इस बॉक्स का एक पर्टिकुलर नेम होगा, है ना। और वो नेम कहां से डिसाइड होगा, तो पहले आप कॉलम चेक करोगे कि आप थर्ड नंबर पे यहां से हो, और ऊपर में 5 नंबर पे यहां से हो। ठीक है। तो ये इसको हम बोल रहे हैं रो, और ये ऊपर वाले को बोल रहे हैं कॉलम, है ना। तो इसके बेसिस पे ये स्प्रेडशीट बनता है। ठीक है। तो बेसिक आइडिया आपको ये है कि अगर आपको मैट्रिसेस को देखना है कि मैट्रिसेस कैसा होता है और किस तरीके से दिखता है, तो वो आपको उस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हमें उतना डीप में नहीं जाना है, हमें मैट्रिसेस अभी जितने बुक्स के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ना है। तो मैट्रिसेस में हम सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये डिफाइन होता है। ठीक है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप का होगा। ठीक है। तो हम इसी फॉर्मेट को लेके चलते हैं। तो ये हमारा मैट्रिसेस का फॉर्मेट ऐसा होने वाला है। ठीक है। लेकिन इस टाइप से नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। दिखाई किस तरीके से पड़ता है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके हर एक टर्म को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular ordered rectangular array। ठीक है। हर एक टर्म को समझेंगे अभी। array ऑफ नंबर्स एंड और फंक्शन कर लेते हैं। ठीक है। तो नंबर्स और फंक्शन। ठीक है। फंक्शन में आपको याद होगा कि फंक्शन एक वेरिएबल के टर्म्स में होता है, एक्स वाई जेड या कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। और नंबर मतलब जो हमारे पास जितने रियल नंबर है उसके फॉर्मेट में हो सकता है। और नंबर रियल नंबर नहीं, यहाँ पे रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो मैट्रिसेस क्या बोल रहा है कि मैट्रिसेस होता है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है। ऑर्डर्ड मतलब यहाँ पे 3 टर्म में, ऑर्डर, रेक्टेंगुलर और एरे। ऑर्डर्ड पे आते हैं पहले। रेक्टेंगुलर का वर्ड मतलब समझते हैं। रेक्टेंगुलर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ इस टाइप का फिगर आपको बना के देगा। ठीक है। तो ऐसा फिगर आपको एक जो उसका आउटलाइन है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर्ड, जैसे मैंने बताया कि वहां पे एक्सेल में देखते हो आप कि एक एक बॉक्स आपके पास क्रिएट होता है। ठीक है। तो यहां पे भी हमारे पास बॉक्सेस बनता है, लेकिन बॉक्सेस हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, हमें एक्चुअली में उसका प्लेस दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो अगर मैट्रिसेस की बात करोगे तो मैट्रिसेस हमें इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, तो हम यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाते हैं, हम प्लेसेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। और इस लाइंस को आप एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो। इस लाइंस जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस डाली है, इस पे आप एक बॉक्स बना दोगे तो आपको एक बॉक्स टाइप का फीलिंग आएगा। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में बॉक्स नहीं डालेंगे,
सिर्फ हम इसी तरीके से समझेंगे कि ये ऐसे वर्क होता है, ठीक है। तो मैट्रिसेस जो होता है आपको इस फॉर्मेट का दिखाई पड़ता है। ये जितने भी आपको लाइंस दिए हुए हैं, इस लाइंस के जगह पे क्या फिल होगा, नंबर्स या कोई फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपको पूछता है कि इस मैट्रिसेस में कितने स्पेस हैं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपके पास 20 प्लेसेस है ना, क्योंकि हमारे पास 20 लाइंस हमने ड्रॉ किया है, तो ये 20 प्लेसेस यहां पे बन रहा है, ठीक है। और इसको मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, साइड से इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल टाइप का एक मार्किंग कर देते हैं, और जो ब्रैकेट्स होता है ब्रैकेट्स टाइप का मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। तो यही ब्रैकेट्स अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप का बन जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको, और दूसरे टर्म से हम इसको अलग दिखाने के लिए इस टाइप के शेप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का शेप, है ना। जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमें ये इस टाइप के दो ब्रैकेट्स लगाने हैं, ये हो गया स्टार्टिंग ब्रैकेट्स और ये हो गया क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। और इसके बीच में हमें एलिमेंट्स को पुट करना है, और वो एलिमेंट्स क्या होंगे, यही जो नंबर्स हैं, यही नंबर्स या फंक्शन क्या कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जितने आपको ये लाइंस दिख रहे हैं, ये सारे लाइंस किसके हैं, ये एलिमेंट्स के प्लेसेस हैं, ठीक है। यानी इन सारे प्लेसेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इन सारे प्लेसेस पे हम नंबर और फंक्शन को पुट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे किसी मैट्रिक्स में 20 होगा या क्या होगा, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग आते हैं, बस अभी हमें यह समझना है कि इस तरीके से हमारे पास प्लेसेस जनरेट होता है, ठीक है। बॉक्स के टर्म में नहीं समझना है, जो हमने एक्सेल वगैरह में देखा था वो एक सॉफ्टवेयर का है, तो इसलिए वो अलग चीज दिखाई पड़ता है। ऑर्डर्ड का मतलब है कि आपके पास जो जितने भी लोकेशन बन रहा है ना, और जितने भी प्लेसेस आपके फॉर्म बन रहे हैं, उन सबका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करते हो तो वो चीजें, मैट्रिक्स जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। आपने पहले भी एक चीज पढ़ी होगी 11th में, ऑर्डर्ड पेयर करके हमने एक पढ़ा था, याद होगा आपको। ऑर्डर्ड पेयर यानी जैसे 1,2 लिखते हैं, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। अगर हम इसमें इसके लोकेशन को इंटरचेंज कर दें, है ना, अगर हम 2,1 लिखते हैं, तो ये और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से वर्क करता है, ठीक है। मैट्रिसेस भी इसी तरीके से ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे मतलब कि ये पोजीशन जो आपका बन रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर मतलब हो गया कि हर एक जो पोजीशन है उन सबका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। यहां पे जो एलिमेंट आएगा और यहां कहीं पे जो एलिमेंट आएगा, अगर मैं इस दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दूं, है ना, तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, है ना, और वो इस वाले से डिफरेंट बन जाएगा। क्लियर है। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है, ठीक है। तो इन जनरल जो आपके पास ये नंबर्स और फंक्शन होते हैं, ठीक है, नंबर्स और फंक्शन क्या कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन में एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर लेते हैं, नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक ना, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहां पे हमारे पास अगर कोई पूछता है कि इसमें कितने पोजीशन बन रहे हैं, तो 20 पोजीशन है, और इस 20 पोजीशन पे आप 20 एलिमेंट्स को पुट कर सकते हो, ठीक है। अब नोटेशन की बात आती है कि जब हमको नोटेशन करना है तो हमें इस तरीके से ब्रैकेट्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग ब्रैकेट होगा और ये क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी मिस नहीं करना है। हमेशा जब भी आप लिखोगे तो ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर में ही आपको सारे एलिमेंट को कंटेन करके लिखना है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को कैसे लिखेंगे वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। एक और चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि हम इसको, ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से शो करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन हैबिट के लिए आप ये चीज लिख लो, है ना, कि मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। तो बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो वहां पे आपको कैपिटल लेटर्स में ही ये चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो हमें भी इसी टाइप से एक हैबिट बना के चलना है कि कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है।
तो ये आपका ए हो सकता है, या इसको आप कैपिटल बी मान सकते हो, कैपिटल सी मान सकते हो, कैपिटल एक्स वाई जेड कुछ भी आप जूम कर लो। ठीक है, तो हमने ये चीज यहाँ पे बना दी। अब बात आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स तो हमें समझ में आएगा कि हमें स्टार्टिंग कहां से करना है और कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे हम लिखेंगे उस चीज को हम अब समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये अब हमें ये पता चल चुका, जैसे अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाया इस टाइप का, तो क्या ये मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा? 3 2 1 4 2, और यहां पे मैं प्लेसेस मार्क कर देता हूं पहले। ठीक है, मान लो मैंने ऊपर में 3 किया और यहां पे भी 3 किया। ठीक है, और ये मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया। तो क्या ये मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? हाँ होगा, है ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में और एंड में ये चीज लगाया। और यहां पे मैंने कुछ प्लेसेस मार्क किए। कितने प्लेसेस हैं? 6 प्लेसेस मैंने मार्क किए। यानी हमें ये समझना है कि हमें यहाँ पे 6 प्लेसेस यानी 6 एलिमेंट हम पुट कर सकते हैं। अब वो एलिमेंट क्या हो सकता है? एलिमेंट या तो नंबर्स हो सकता है, ठीक है, या फंक्शन हो सकता है, कुछ भी। नंबर्स कौन सा नंबर होगा? नंबर्स कौन सा नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और रियल। लेकिन इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको काफी कम क्वेश्चन मिलेंगे उसके। इन जनरल आपको रियल नंबर ही इसमें कहीं ना कहीं पुट करना है। ठीक है, और कभी कभी हमें फंक्शन भी पुट करना पड़ सकता है। फंक्शन मतलब एक्स पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, एक्स क्यूब पुट कर दिया, कोई भी पॉलिनोमियल पुट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यानी ये सिर्फ प्लेसेस है। इस प्लेसेस का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट इसी में से कुछ ना कुछ एक होगा। ठीक है, तो अभी मैं नंबर्स लेके चल रहा हूं और नंबर्स लेके मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से एलिमेंट फॉर्म होगा। ठीक है, जनरली हम रियल नंबर्स लेके चलेंगे। तो इस प्लेस पे मान लो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो जब एलिमेंट पुट कर देंगे तो इस लाइन को, नीचे वाले लाइन को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, यहाँ पे मान लो मैंने 5 डाल दिया, यहाँ पे मान लो मैंने 6 डाल दिया। ठीक है, कुछ भी आप नंबर पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया और ये 4 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? ये एक मैट्रिक्स ए हमारा जनरेट हो गया, है ना। जिसमें क्या है, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट है ना, क्योंकि हमने 6 प्लेसेस फॉर्म किए थे और 6 एलिमेंट है। और वो एलिमेंट कौन से हैं? एलिमेंट्स यहाँ पे हमने नंबर्स के फॉर्मेट में लिया है। ठीक है, वैसे ही आपको किसी भी टाइप का बोल सकता है कि मान लो मुझे किसी और, मान लो मुझे 10 एलिमेंट को ऑक्युपाई करना है, तो उसके लिए हम कैसे मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, है ना। तो उससे पहले हमने ये चीज जो देखी थी डेफिनेशन में, डेफिनेशन अगर आपको याद हो यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे बोला था कि ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, ऑर्डर मतलब कि हर एक पोजीशन का कुछ ना कुछ फिक्स प्लेस होगा, है कि नहीं। हर एक पोजीशन का फिक्स प्लेस होगा और हर एक एलिमेंट का एक फिक्स प्लेस होगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये 3 किस प्लेस पे है कि नहीं, तो इस 3 का लोकेशन आप कैसे बताओगे इस मैट्रिक्स के टर्म में, है कि नहीं। तो इस 3 का, और यहां पे देखो ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो अगर मैं किसी को बोलता हूं कि इस मैट्रिक्स में 3 एक एलिमेंट है, तो उसको क्या ये आइडिया चलेगा कि यहाँ पे 3 इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे है? नहीं पता चलेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डर्ड की बात हो रही है वो ऑर्डर हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे रो और कॉलम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिसेस होता है आपका और जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए इस टाइप से बना रहा हूं और यहाँ पे मैंने मान लो प्लेसेस डाल दिए। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये इसके प्लेसेस, यानी इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 12 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 12 प्लेसेस हमने डाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिसेस को हर एक लोकेशन को टारगेट करने के लिए, हर लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए रो और कॉलम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? रो कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई पूछता है कि कितने रो हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 4 रो है। पहला रो कौन सा होगा? ये हमारा R1 होगा। R1 में कितने हैं? R1 में मेरे पास 3 प्लेसेस हैं। ठीक है, सिमिलरली R2 में मेरे पास कितने हैं? R2 में भी 3 प्लेसेस हैं। R3 में कितने हैं? R3 में भी 3 प्लेसेस हैं। और R4 में कितने हैं? R4 में भी 3 प्लेसेस हैं।
ठीक है, तो यहां से आपको चीजें समझ में आ रही है कि जो मैट्रिसेस है हमारा, उस मैट्रिसेस के लिए हम रो पहले डिफाइन करते हैं। ये आर मतलब क्या हो गया, रो। तो इसमें टोटल कितने रो हो गए, 4 रो हो गए, है ना। चारों रो को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली वैसे ही कॉलम भी डिफाइन होता है, ठीक है। तो कॉलम, इसको हम बोल रहे हैं C1। C1 में कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। C1 कॉलम में मेरे पास 4 एलिमेंट है, दिख रहा है। तो कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ डिफाइन होगा, ठीक है। सिमिलरली ये C2 है और ये C3 है कि नहीं। तो रो और कॉलम कैसे डिफाइन करना है आपको समझ में आ रहा है। रो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा, ठीक है, और कॉलम वर्टिकल वाला पार्ट होगा। और देखो, रो और कॉलम पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, यही पॉइंट किसका पोजीशन होता है, यही होता है एलिमेंट का पोजीशन, कि हम इसी पोजीशन पे एलिमेंट को फिल करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे इस प्लेस पे एलिमेंट को डालना है, इस प्लेस पे अगर मुझे एलिमेंट को डालना है, तो इस एलिमेंट के लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रो और कॉलम का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे इस लोकेशन को बताना है, मान लो मैंने यहाँ पे 3, यहाँ पे मान लो मैंने 3 पुट किया, है ना। तो कोई पूछता है कि इस ये 3 जो है वो किस लोकेशन पे है, तो लोकेशन हम कैसे बताएंगे। तो इस 3 का लोकेशन क्या होगा, इस 3 का लोकेशन होगा फर्स्ट रो, क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना। आपको दिख रहा है, ये इस 3 का लोकेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैसे पता चला, क्योंकि आप यहां पे देखोगे कि ये पहले रो में आ रहा है और ये पहले कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो रो, किसी भी एलिमेंट पे पहुंचने के लिए आपको रो और कॉलम का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली अगर कोई मुझे इस एलिमेंट का लोकेशन पूछता है, ठीक है, ये हमारा हो गया इसका लोकेशन। अगर कोई मुझे इस एलिमेंट का या इस पोजीशन का लोकेशन पूछता है, तो इस पोजीशन का लोकेशन हम कैसे बताएंगे, ये किस रो में है, सेकेंड रो में है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड रो। और किस कॉलम पे है, सेकेंड कॉलम पे है, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। नहीं है, अगर मुझे इस लोकेशन पे पहुंचना है, तो इस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहां पे आपको इसी ध्यान रखना है। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें रो ही बताना है, ठीक है। कभी हम पहले कॉलम नहीं बताएंगे, क्लियर है। तो इसी चीज को अगर हम और थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिखे, है ना, इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हो अगर, तो मैं यहाँ पे ए को इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे तो मैं, क्योंकि जैसे मैं ये इस लोकेशन को मार्क कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको हर एक लोकेशन को आप देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये किस लोकेशन का एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 1 पोजीशन का लोकेशन आएगा। 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको हम A11 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। A11 लिखने का मतलब हो गया, ए हो गया हमारा एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 1 1 लिखा हुआ है, ये हमारा पोजीशन बता रहा है। कौन सा पोजीशन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली अगर मुझे इस एलिमेंट को बताना होगा, तो हम जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें यहां पे लिखना होगा ए किस रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का, और किस कॉलम का है, सेकेंड कॉलम का। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है कि नहीं। इसके जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यहां पे क्या आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, है कि नहीं। तो इसमें यहां पे देखो, मैंने ए आई जे के फॉर्मेट में मैंने ये चीज लिख के बताया आपको, है ना। ए आई जे मतलब A11 A12, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन जनरल फॉर्मेट में लिखूं, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो ए आई और जे फॉर्मेट का है, ठीक है। अगर पहली वाली हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो इन जनरल टर्म में मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, यहाँ पे जो ये आई वाला है, ये हमें क्या बताएगा, रो की वैल्यू, और ये जे है, ये हमें क्या बताएगी, कॉलम की वैल्यू, है ना। तो ये रो और कॉलम हमेशा इस तरीके से आपको समझना है, पहले हमें रो बताना है और फिर हमें कॉलम बताना है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई, है ना। तो अब आपको अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दे और उसमें से पूछे कि इस प्लेस का एलिमेंट बताओ, तो हम बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं।
मान लो मैं यहाँ पे बी एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है, और जिसमें एलिमेंट में कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, -2 4 1 3 2 0 4 5 3, है ना, 2 1 4, ठीक है। मैंने इस तरीके से एलिमेंट एक मैट्रिक्स बनाया तो मैं इसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म हो चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताओ फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसको हम जनरल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, A13, नहीं है, A13 मतलब क्या हो गया, एलिमेंट और फर्स्ट रो पे एंड थर्ड कॉलम पे, ठीक है। तो फर्स्ट रो हमारा ये हो गया और थर्ड कॉलम हमारा ये हो गया, तो दोनों के पॉइंट पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोई अगर हमसे A13 की वैल्यू पूछता है तो हम क्या बता सकते हैं, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 है कि नहीं। तो इस फॉर्मेट का मतलब आपको समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर कोई मुझसे पूछता है कि A23 की वैल्यू कितनी होगी, A23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम मेरे पास ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे मेरे पास ये एलिमेंट आ रहा है। वैसे ही अगर कोई मुझे पूछता है A41 की वैल्यू कितनी होगी, तो A41 कौन सा होगा, फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी है, 2 है कि नहीं। तो यहां से देखो आप हर एक एलिमेंट का लोकेशन निकाल सकते हो। अगर कोई पूछता है कि ये किस लोकेशन पे है, तो ये A44 लोकेशन पे है, ठीक है। और लोकेशन बोलेगा तो 44 फोर्थ रो 4 कॉलम, है कि नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए आपको कोई भी एलिमेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। अगर वैल्यू हमें दिया हुआ है नंबर्स के फॉर्मेट में, तो ये सब क्या बता रहा है, ये सब मेरा एलिमेंट बता रहा है, ठीक है। इस पोजीशन पे, पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है ना। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा। दूसरी चीज, अब बात आती है कि हमने एलिमेंट तो शो कर दिया, लेकिन कितना एलिमेंट शो करेंगे हम एक मैट्रिक्स में, है ना। यहां पे देखो इस वाले केस में मैंने ये ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, इसमें मैंने 6 एलिमेंट शो किए, है ना। दूसरा यहां पे मैंने मैट्रिक्स बनाया, यहां पे देखो हमने 12 एलिमेंट शो किए, है कि नहीं। तो कितने मुझे शो करने हैं ये कैसे हम डिसाइड करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या डिफाइन होता है, उसके लिए ऑर्डर डिफाइन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक ऑर्डर डिफाइन करना होता है। ऑर्डर क्या बताता है, ऑर्डर ये बताता है कि मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स में आपको टोटल कितने प्लेसेस बनाने हैं, है ना, कितने प्लेसेस बनाने हैं। और ये ऑर्डर बनता कैसे है, तो ऑर्डर बनता है कि आप इस किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम चूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज्ड, ठीक है, यूज्ड इन अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने यूज हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा ऑर्डर डिफाइन होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे फिर से, ठीक है। मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है और यहां पे मैंने 2 3 1 2 एक एलिमेंट करके ये मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा है कि मुझे चार एलिमेंट को यूज करके हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, है ना, 4 प्लेसेस थे। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कितने रो है। तो कितने रो है इसमें, देखो 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके साइड में यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2x2, ठीक है। 2x2 मतलब ये 2 कौन सा 2 है, ये रो वाला 2 है, और ये कौन सा 2 है, ये कॉलम वाला 2 है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो कहां से डिसाइड होता है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। और यहां पे आप देखोगे कि अगर आप इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को, है ना, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 × 2 4,
है ना। यहाँ पे देखो आपके पास 4 प्लेसेस अवेलेबल है, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स में कितने प्लेसेस होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि उसमें आप कितने रो और कितने कॉलम ले रहे हो। जितने रो और जितने कॉलम लोगे उसको मल्टीप्लाई करके आप उतने एलिमेंट, उतने पोजीशन वाले मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हो, ठीक ना। जैसे अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है, मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2x3 हो, ठीक है। इसको जब पढ़ते हैं तो 2 × 2 नहीं पढ़ेंगे, 2x2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है ये किस ऑर्डर का दिया हुआ है, 2x3 का दिया हुआ है। 2x3 मतलब क्या हो गया कि किसमें कितने रोज होंगे, इसमें टोटल 2 रोज होंगे, ठीक ना। और कितने कॉलम होंगे, इसमें 3 कॉलम होंगे, है कि नहीं। तो अगर कोई पूछता है कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट को हम डाल सकते हैं इस मैट्रिक्स में, तो टोटल कितने एलिमेंट हम डाल पाएंगे, 6 एलिमेंट को हम डाल पाएंगे। 2 × 3 कितने हो गए, 6। अब वो 6 प्लेसेस कौन कौन सा होगा, तो इसमें बोल रहा है कि 2 रो होना चाहिए, तो सिर्फ हम 2 ही रो बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट रो होगा, ये मेरा फर्स्ट रो होगा, ये मेरा सेकेंड रो होगा। और कितने कॉलम हम बना सकते हैं, 3 कॉलम बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि आपको कहां कहां एलिमेंट्स पुट करने हैं। इस सर्कल वाले पोजीशन पे आपको एलिमेंट पुट करने हैं, और जो 6 एलिमेंट होगा ये 6 एलिमेंट का पोजीशन यही फिक्स हो गया, है कि नहीं। तो ये सारे एलिमेंट्स के पोजीशन है, ठीक ना। तो फर्स्ट रो में मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। और दूसरे रो में भी कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बी हो गया जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2x3 का होगा, ठीक है। और इस पोजीशन पे आप कुछ भी एलिमेंट पुट कर सकते हो। एलिमेंट क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है या फंक्शन हो सकता है, क्लियर है। तो इस तरीके से ऑर्डर के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्लेसेस या कितने एलिमेंट को मुझे ऑक्युपाई करना है ना। तो यहां पे ये मैट्रिक्स मेरा बी फॉर्म हो गया। इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल अगर लिखा जाता है तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमेशा सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि विदाउट ऑर्डर हमें ये पता नहीं चलेगा कि उसमें कितने एलिमेंट को हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमें पहले गिवन मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर डिफाइन करके बताना होता है। तो यहां पे मैंने अगर A n×m लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है अ मैट्रिक्स ए, है कि नहीं, अ मैट्रिक्स ए विद कितने रोज होंगे, विद n नंबर ऑफ रोज, है ना, n नंबर ऑफ रोज एंड m नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके से आपको लिख के दे दे तो हमें यह चीज समझना है कि कैसे हम रो और कॉलम को डिफाइन करते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स का मतलब ये हमारे पास हो गया, और नंबर ऑफ रोज ये वाला हमें क्या दे रहा है, रो दे रहा है, और यहां पे ये हमें क्या दे रहा है, कॉलम दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज डिफाइन करनी है, ठीक है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे दे तो हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो निकाल सकते हैं देख के, ठीक है। और हर एक पोजीशन, जो पोजीशन है उसका पर्टिकुलर नेमिंग क्या होगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो जो इन जनरल जो नोटेशन होता है मैट्रिक्स का, है ना, जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि मैट्रिक्स में आपको जो बुक्स वगैरह है उसमें आपको इस टाइप का नोटेशन दिया रहता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब हम सारे एलिमेंट को नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम यहां पे देखो AIJ फॉर्मेट का इस तरीके से मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। और यहां पे n×m लिखा, है ना। तो देखो मैट्रिक्स को लिखने का शॉर्ट फॉर्म ये है। अब यहां पे देखो तुम्हें जितने भी अवेलेबल चाहिए मैट्रिक्स को लिखने के लिए वो सब कुछ हमें यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है, ये तो सिंपली मैट्रिक्स है, ठीक है। AIJ मुझे क्या बता रहा है, AIJ मुझे क्या बता रहा है, इन जनरल हमें एलिमेंट का लोकेशन बता रहा है, ठीक है। ये क्या है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट, है कि नहीं, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन किस फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में। जनरल फॉर्मेट में मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे I और J की वैल्यू पता हो तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकेशन पता कर सकते हैं,
है कि नहीं। अगर आई की वैल्यू मैं 1 दे दूं और जे की वैल्यू मैं 2 दे दूं तो ए 1,2 एलिमेंट मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये सिंपल नोटेशन है। और ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये यहां पे ऑर्डर लिखा हुआ है। किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में लिखा रहता है ना, ये सिंबल के फॉर्मेट में ऐसे लिखा रहता है, तो इसका कौन कौन से पार्ट का क्या मतलब है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट तो मैट्रिक्स के लिए नोटेशन यूज हो जाता है ना। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ये आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, ठीक है, यानी हम आई की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो देखो, क्योंकि नंबर ऑफ रोज है, ये आई क्या बता रहा है, आई हमारा नंबर ऑफ रोज है, और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। और यहां पे भी देखो जो ऑर्डर होता है उसमें पहला टर्म क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज बताता है, ठीक ना। तो आई की वैल्यू तो 1 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रोज 1 से होगा, और मैक्सिमम वो कहां तक जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये n तक ही जा सकती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने पॉसिबल है, n पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली जे कहां से कहां तक जा सकता है, जे की वैल्यू भी 1 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो 1 है, और मैक्सिमम ये कहां तक जा सकती है, m तक जा सकती है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि i और j जो है यहाँ पे, ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ना, और कहां से कहां तक हम उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं अपने फंक्शन के लिए, अपने मैट्रिक्स के लिए, है ना। तो इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि मुझे एक मैट्रिक्स फॉर्म करना, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, ठीक है, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 which is defined by form a matrix of order 3x2 which is defined by, और यहां पे मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं इसी सिंबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स ए बनाना है जो इस तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ है, ए आई जे, नहीं है। देखो अब इस वाले फॉर्मेट में अगर मुझे मैट्रिक्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इस वाले फॉर्मेट में अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा कैपिटल ए आई जे, और एन और एम की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 3x2, नहीं है, क्योंकि हमें ऑर्डर तो ऑलरेडी पता हो चुका है, तो एन और एम की वैल्यू पता हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ए आई जे है, वो ए आई जे मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x2 वैल्यू पुट करने के लिए अगर कोई मुझे पूछता है कि आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, आई की वैल्यू 1 जाएगी, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, फर्स्ट रो तक, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। सिमिलरली जे की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, जे की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को बनाऊंगा तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 6 एलिमेंट होंगे, है ना, क्योंकि 3x2 ऑर्डर का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास निकल जाएगा। लेकिन इसमें कितने रोज होंगे, इसमें 3 रोज होंगे, है ना, इसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम होगा। तो 2 कॉलम के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो, और 3 रोज बनाने हैं तो यहाँ पे देखो मैंने 3 रोज लिख दिए, 3 रोज मैंने बना दिया, है ना। अब इस वाले पे कौन सा एलिमेंट आएगा, इस वाले पे जब i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू 1 होगी, है ना, क्योंकि i और j को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये एलिमेंट बन रहा है। तो इस एलिमेंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, a11, है ना। इस पोजीशन का एलिमेंट क्या होगा, a12, यहां पे क्या होगा, a21, क्योंकि हम सेकेंड रो में आ गए, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि क्या मैं इस आई और जे की जगह पे 4 और 2 पुट कर सकता हूं कि नहीं, तो नहीं पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आई की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही जा रही है ना। और ये 3 कहां से डिफाइन हुआ, ये डिफाइन हुआ ऑर्डर से, क्योंकि हमें ऑर्डर उसने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ था, ठीक है। अब कोई पूछता, किसी को डाउट आ रहा होगा कि ये ए आई जे, A11, A12, A21, A22, ये सब चीजें क्या है, और ये चीजें हम कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको नहीं सोचना है कि ये चीज कहां से आएगी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे एग्जांपल के लिए करते हैं,
ठीक है, तो ये सारी वैल्यू क्या है, जनरल टर्म ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफाइन अ मैट्रिक्स, डिफाइन अ मैट्रिक्स ऑफ, डिफाइन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, सेमी ले लेते हैं, 3x2 whose aij, whose elements are defined by, whose elements are, whose elements are defined by, और यहां पे ए आई जे को इसने डिफाइन किया हुआ है, मान लो आई प्लस जे से। ठीक है, कुछ भी ले सकता है, बस मैं इन जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूं, हमेशा इसी तरीके से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बस जस्ट एन एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पे इस वाले क्वेश्चन के लिए ए आई जे उसने किस तरीके से निकालने के लिए बोला है, ए आई जे उसने बोला है आई प्लस जे करके निकालने के लिए। ठीक है, तो अब पहली चीज आती है कि मैट्रिक्स मुझे डिफाइन करना है, तो मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूं ए, इन जनरल फॉर्मेट में क्या होगा, ए आई जे, और ये किस ऑर्डर का होगा, ऑर्डर हमें यहाँ पे इसने डिफाइन कर रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x2 हो जाएगी, है ना। अब कोई पूछता है कि आई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाएगी और मिनिमम 1 तक, वैसे ही जे की वैल्यू मैक्सिमम 2 तक और मिनिमम 1 तक, है ना। अब देखो, मैं अब टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। 6 एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, अगर कोई पूछता है कि कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो A11 हो सकता है, आ रही बात समझ में, A12 हो सकता है, क्या A13 हो सकता है, क्या इस मैट्रिक्स में A13 का कोई एलिमेंट आएगा क्या, 13 का एलिमेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो J की वैल्यू 3 मैंने यहां पे लिख दिया, जबकि J की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 तक ही है ना, तो ये वाला एलिमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है। सिमिलरली क्या A21 लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि I की वैल्यू 1 से लेके 3 तक में के बीच में कुछ भी हो सकती है। वैसे ही A की वैल्यू A22 भी हो सकती है, क्या A की वैल्यू A23 हो सकती है, फिर से नहीं होगा, है कि नहीं। वैसे ही A31 हो सकता है, A32 हो सकता है, क्या A33 हो सकता है, A33 नहीं होगा, क्योंकि J की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही 2 तक ही जा सकती है। ठीक है, क्या हम A41 और A42 लिख सकते हैं क्या, A41 और A42 भी नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि I की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही है, 3 से ज्यादा ये नहीं जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हम कहां से डिफाइन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये ऑर्डर से डिफाइन होके मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको कभी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, A11 मिलेगी। तो A11 की वैल्यू कितनी होगी, इस रिलेशन से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें ये रिलेशन इसने दे रखा है। ठीक है, तो I की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और J की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो I प्लस J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, सिमिलरली I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमें A12 मिल जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 1 प्लस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2। ठीक है, इस वाले में कितना होगा, 3 प्लस 1, ये 4 दे देगा, और 3 प्लस 2 5 दे देगा। ठीक है, ये जस्ट एन एग्जांपल है, रिलेशन किसी भी तरीके से वो डिफाइन करके दे सकता है। ठीक है, अब मैंने देखो जितने भी रिक्वायर्ड एलिमेंट थे वो सब हमने लिख लिए, और इसको हम मैट्रिक्स में एलिमेंट के फॉर्मेट में, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, तो बस इसको हम वैल्यू में पुट कर देंगे। तो A11 पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 2, A12 पे 3, यहाँ पे 3, है ना, 2 1 2 2, 3 1 और 3 2। ठीक है, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया, किस ऑर्डर का, 3x2 ऑर्डर का, जहां पे ये एलिमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3x2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स मैंने फॉर्म कर दिया। कैसे फॉर्म किया, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट था जनरल टर्म, इसमें निकालने का एक मेथड इसने दे रखा है। ठीक है, तो इस मेथड में आई, क्योंकि ये आई जे पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो आई जे की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आई जे किसी भी तरीके से डिफाइन करके दे सकता है, उसके लिए हमें नहीं सोचना है कि कैसे वो डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, किसी भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और कुछ भी वो डिफाइन करके दे सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारे पास ये हो गई। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से एलिमेंट आपका रिलेटेड है। ठीक है, अब जो हमने एलिमेंट की बात की थी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, कि एलिमेंट जो मैट्रिक्स जो है उसमें जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, नंबर हो सकता है या फिर फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए बस समझ लेते हैं, नंबर्स के टर्म में तो अभी एग्जांपल हम लोग कर ही रहे हैं,
जैसे अगर मैंने ये लिख दिया 2 1 4 3 1 2 3 0, अगर कोई पूछता है कि क्या ये मैट्रिक्स होगा, हाँ होगा, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या लिखोगे, तो पहले हमें रोज काउंट करने हैं, तो टोटल रोज कितने हैं, टोटल 2 रो है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा, इनटू कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स मेरे पास 4 है, तो ये क्या है, 2x4 का हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, है कि नहीं। जो इसने एग्जांपल दिया तो हमने इसका ऑर्डर निकाल लिया। हर एक एलिमेंट का आप लोकेशन भी लिख सकते हो। तो ये एग्जांपल था जब हमने सिर्फ एलिमेंट की जगह पे क्या पुट किया है, नंबर्स पुट किया और रियल नंबर पुट किया, ठीक है। लेकिन क्या हम सिर्फ रियल नंबर ही पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप उसके जगह पे कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट आपको पता है, इस फॉर्मेट का हो सकता है ना। जैसे मान लो मैंने ये चीज लिख दी, ठीक है, और मान लो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, तो क्या ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा, क्या हम इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ इसको भी हम मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि यहां पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और हर एक एक पर्टिकुलर पैटर्न में फिक्स है यहाँ पे, है ना। जो ऑर्डर की बात हमने की थी वो यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। और अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर भी होगा, ठीक है। तो इसको हम किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेंगे, तो हमें देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, है ना। तो टोटल इसमें 3 रोज है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम देखो वर्टिकल एक ही कॉलम है, तो इसको हम किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको हम 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल जहां पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पुट किया। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तो उस पोजीशन पे आप कुछ फंक्शन भी पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये फंक्शन ले लेता हूं, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, ट्वाइस एक्स 4x की पावर 5 3x, ठीक है, 7x की पावर 7 4x की पावर 4 3x की पावर क्यूब, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में देखो सिर्फ आपके पास क्या है, वेरिएबल के टर्म में, ठीक है, और वेरिएबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन के फॉर्मेट का मैट्रिक्स है ना। और अगर कोई मुझे इसका ऑर्डर पूछता है तो इसका ऑर्डर हम क्या बताएंगे, तो ये देखो 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो 3 रोज और 3 कॉलम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x3 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स की बात हमने की थी, है ना, जो हमने एलिमेंट्स बोला था कि एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हमारा नंबर्स हो सकता है, नंबर्स में क्या क्या नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, एंड कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबका मैंने एक एग्जांपल लिख के दिख दिया कि कैसे कैसे आप आपको देखने को मिल सकता है, बस, है ना। जनरली आपको जो मैट्रिसेस हैं वो जनरली आपको रियल नंबर और फंक्शन वाले फॉर्मेट में दिखाई देगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये नहीं समझना है कि ये चीज नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो हमें ऑर्डर से एक चीज पता चला, है ना, ऑर्डर से हमें एक चीज पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऑर्डर होगा तो हमें उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये पता चल सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है n×m का, तो इसमें पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो हम क्या बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n×m होगा, नहीं है, n×m एलिमेंट होगा। अब अगर कोई मुझे नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ही दे दे और आपसे पूछे कि बताओ ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं, है ना। इफ अ मैट्रिक्स हैज, इफ अ मैट्रिक्स हैज, if a matrix has 8 elements, if a matrix has 8 elements, then what are the, what are the possible, what are the possible order of this matrix, ठीक है। तो
हमने बोला कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट ही है, ठीक है, तो इसके क्या क्या पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, n क्रॉस m के फॉर्मेट में लिखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। यानी अगर इसके टर्म्स में सोचना है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, n इंटू एम, है ना। तो यहाँ पे देखो n इंटू एम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, क्योंकि इसने बोला है कि टोटल 8 एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें n और m खुद से गैस करके बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि आप 8 के फैक्टर्स निकालो और फैक्टर्स देखते जाओ। तो क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है, आप 1 इंटू 8 भी लिख सकते हो, वो भी 8 के इक्वल होगा, है ना। 2 इंटू 4 भी लिखा जा सकता है, ये भी 8 के इक्वल है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है, ये भी 8 के इक्वल है। और 8 इंटू 1 भी लिखा जा सकता है, ये भी 8 के इक्वल है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिया मैंने उसका फैक्टर निकाला, तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म करोगे जिसमें 8 एलिमेंट है, तो उस 8 एलिमेंट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके पास मैट्रिक्स A क्रॉस 1 क्रॉस 8 का हो सकता है, 2 क्रॉस 4 का हो सकता है, 4 क्रॉस 2 का हो सकता है, या फिर 8 क्रॉस 1 का हो सकता है, ठीक है। तो 8 एलिमेंट के लिए ये चार पॉसिबल मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है, 4 पॉसिबल मैट्रिक्स। वैसे ही आपसे किसी भी कोई भी नंबर आपको दे दे, मान लो मैंने बोल दिया कि 16 एलिमेंट होने चाहिए, है ना, या 12 एलिमेंट होने चाहिए, तो 12 एलिमेंट के लिए कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर, ठीक है। मान लो कि सेम क्वेश्चन है, 12 एलिमेंट्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पॉसिबल मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, 12 के हम सारे फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 1 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, है ना, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि हमने ये नहीं बोलेंगे कि 1 इंटू 2 लिख दिया, 1 इंटू 12 लिख दिया तो 12 इंटू 1 नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है ना, क्योंकि ये क्या बता रहा है, इसमें एक रो है और 12 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे 12 रोज हैं और 1 कॉलम्स है ना। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। तो 12 एलिमेंट के लिए हमारे पास ये 6 पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं, है ना। तो ये बस पॉसिबिलिटी हमने निकाली है। आप बुक देखोगे, है ना, एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एलिमेंट्स आपको बेसिकली फाइंड करके बताने हैं किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होता है, क्या होता है, ये सब चीजें आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये चीज समझ रहे हो कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी तक यहीं रखते हैं। आप यहाँ पे यहाँ तक अगर आपने कवर कर लिया है ना, तो इसके बाद आप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर सकते हो। 1 में आप देखोगे कि मैट्रिक्स आपको एक दिया हुआ है, उसने ऑर्डर पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, और कुछ कुछ पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट्स के बारे में उसने पूछा है, ठीक है। और बाकी जिस टाइप के क्वेश्चन किए हैं वो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ऑर्डर डिफाइन कर रखा है ना, और हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है ना। आप बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा, और वहां पे देखो जो जनरल फॉर्मेट में मैट्रिक्स होती है ना, एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज उसने एक रिलेशन के थ्रू आपको बता दिया है कि आपको जो ए आई जे एलिमेंट है वो इसी रिलेशन के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप 1 से लेके 5 तक ट्राई करना। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब इसके थ्योरी वाले पार्ट को कवर करेंगे तो वहां पे उसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर 4 और 5 में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल 3 देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है एलिमेंट के बेसिस पे, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया वो चीज आप वहां से देख के समझ सकते हो। ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही है ना, तो इस चीज को भी आप एक बार खुद से रिवाइज करो, खुद से पढ़ो, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस क्या क्या होते हैं, है ना, और उसको हम किस तरीके से क्या क्या ऑपरेशन हम ट्राई कर सकते हैं वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में
देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये चीजें कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।